जय हिंद फ्रेंड। सो यूपी जीके के रेगुलर बैच में आज चौथा क्लास है। ठीक है, 3 क्लास हम लोग इसमें देख चुके हैं। कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लिए हैं। अभी हमें इसमें क्या क्या कवर करना है, तो आज हम देखेंगे कुछ फिजिकल डिवीजन का एक थोड़ी सी बात उसमें बची हुई है। ठीक है, उसको कवर करेंगे। और साथ में अगर हम बात करें तो इसमें अभी हमको कुछ मेले वगैरह के बारे में देखना है कि क्या कौन कौन से मेले जो है लगते हैं यूपी में, उन मेलों के बारे में भी हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो मेलों के बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। और साथ में ये भी देखना है हम लोगों को कि वो सब मेले जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब यही मेले हैं और ये लगते कहाँ कहाँ हैं। कई बार इस पे क्वेश्चन आता है कि ये मेले किस स्थान पर लगते हैं, यूपी पूरा टोटल यूपी में किस जिले में लगते हैं, किस मेले का कौन सा नाम है, इन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो बिल्कुल हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। और जितनी चीज़ें अभी तक हम लोग कवर कर लिए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसका पूरा पॉलिटिकल फिर क्या था, वहाँ पे कौन कौन से ज़िले, किससे किसकी सीमा लगती है, कौन पूर्वी पश्चिमी, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। हमने ये भी देखा कि मैदान और फिर भाबर तराई का क्षेत्र जो कवर किया। कल थोड़ी क्लास छोटी थी, आज देखते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो उसके फिजिकल डिवीजन का जो लास्ट पार्ट था जिसको दक्षिणी पठारी क्षेत्र कहते हैं, उसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर बात की जाएगी तो कुछ मेलों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे इसके बाद की क्लास में कुछ उत्सव वगैरह हो गए, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ी सी लाइट कटी हुई है तो चेहरा डार्क दिखेगा, फिर भी ठीक है। लाइट वगैरह जला दिए हैं इधर, तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम, तो भाई है उसमें क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है प्रायद्वीपी पठार के बारे में। ठीक है, तो प्रायद्वीपी पठार हमको डिस्कस करना है। इसको थोड़ा सा लिखने का व्यवस्था सही कर लेते हैं। चलिए, क्लास हमारी स्टार्ट होती है अब। हाँ, सबसे पहली बात यहाँ पे हमको ये चीज़ देखना है कि यूपी की बात हम लोग कर रहे हैं। भी ये पेंसिल ले लेते हैं अपनी, पेंसिल नहीं पेन है ये। और इसमें हम लोगों को क्या चीज़ देखना है कि कलर वगैरह चेंज कर दें अपना। और चलिए देखते हैं, ये यूपी है। लाइट भी आ चुकी है तो अभी इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है, आ गई है। हो सकता है कट भी जाए, अभी तो आई है तो ठीक है। ठीक ना, देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें ये रहा यूपी। हमने इसको बार बार मैप आप लोगों को बनाना बता दिया है। हम भी कोई इसमें पुराने थोड़ी हैं। अरे भारत का नक्शा बार बार बनाते थे तो उसमें थोड़े से पुराने हो गए थे, बट इसमें इतने पुराने नहीं हैं। लेकिन फिर भी जानते ही हैं, वो प्लेयर हैं कि एक बार मैदान में उतरे तो फिर गेम आए ना आए तहलका मचाएंगे ही हम लोग। तो ठीक है, इसमें बनाने उनाने ना आए ऐसा, जैसा कुछ थोड़ी बहुत अंतर आ जाएगा। ऐसा एग्जैक्ट मैप थोड़ी एकदम गढ़ देना है मस्त वाला। इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ठीक बना है, ठीक ना। ऐसा भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक रफली मैप है तो हम लोग तैयार कर लिए हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला भाग हम कवर कर चुके हैं। ऐसा इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि चीज़ें याद भी होती चलें। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं टेंशन लेना है कि एक चीज़ सही बार बार क्यों बता रहे हैं। तो ये आप लोगों को याद भी होती रहे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम बता रहे हैं 2-3 बार। तो इसमें भी हम लोग क्या चीज़ कवर कर चुके हैं,
इसमें हमने आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दिया है, साथ में इसको भी हम कवर कर चुके हैं, इस बीच वाले हिस्से को। और इसके बाद जो लास्ट में हमारा बचता है, यही क्षेत्र आज हमको कवर करना है, जिसको हम दक्षिणी पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसी को आज हम लोग कवर करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सब तो कवर हो चुका है। ये बीच वाला हिस्सा भी इसको हमने कवर किया, जिसको नाम दिया था गंगा यमुना का मैदान। हमने इसमें आप लोगों को खादर, बांगर, इसके बारे में भी चर्चा किया, और ये भी हमने आपको बताया कि ये कहाँ पाई जाती हैं और किस नदी के द्वारा ये निर्मित हुई हैं। ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। तो हमने यहाँ पे पहले नंबर पे यही बात किया था आप लोगों से कि ये कौन सा क्षेत्र है। तो इसको हम नाम देते हैं भाबर तथा तराई। इसको भाबर तथा तराई के नाम से हम लोग जानते हैं, भाबर तथा तराई कहते हैं। इस दूसरे हिस्से को हमने आपको बताया था कि इसको गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। तो गंगा का मैदान भी कह सकते हैं इसको, ये चीज़ हमने आपको बताया था। और तीसरे नंबर पे जिसकी चर्चा आज हमें अभी करनी है वो है दक्षिणी पठार। ठीक है, तो दक्षिणी पठार के बारे में अभी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो इसी को देख लेते हैं, ठीक ना, इसी को देखना है हमको। सॉरी फॉर दिस। तो दक्षिणी पठार के बारे में देखना है। सबसे पहली बात तो पठार भी होता क्या है, तो हम देख लेते हैं कि आखिर पठार कहते किसको हैं। इंग्लिश में देखिए इसका नाम है प्लेटू, इंग्लिश में इसको प्लेटू कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यही पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इसी को हम लोग पठार के नाम से जानते हैं। यह किससे बना है, तो ये रॉक से बना होता है, चट्टानों से बना होता है। और इसकी चोटी जैसे कैसी होगी, तो इसकी चोटी होती है समतल। ठीक है, इसकी चोटी फ्लैट होती है, समतल होती है, समतल इसकी चोटी रहेगी। और ये भूमि से थोड़ा सा उठा हुआ भाग रहेगा। ठीक है, भूमि से उठा हुआ भाग रहेगा। और इसकी चोटी जैसे कैसी रहेगी, तो समतल रहेगी। किससे निर्मित होगा, चट्टानों से निर्मित होगा। इसी को पठार के नाम से जानते हैं, प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ये किसका भाग है, जो दक्षिणी पठार की बात हम करें, दक्षिणी पठारी भाग का, वो भाग किसका है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब प्रायद्वीपीय भारत, ये जो प्रायद्वीप भारत है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो भारत का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि इसी का हिस्सा जो है यूपी में आता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। निर्माण इसका ग्रेनाइट तथा निस्स की चट्टानों से हुआ है। इसमें देखिए दो पठार आते हैं। सबसे पहले इसमें दो पठार आएंगे, एक तो आएगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, और दूसरा जो आएगा वो दूसरा आएगा बघेलखंड, बाघेलखंड। देखिए जीके में कोई आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस नहीं पढ़ाते हैं। हमने कई जीके की क्लास देखी, कई बार उसमें लूसेंट वगैरह में भी हमने देखा, तो कॉन्सेप्ट बेस कोई चीज़ ध्यान नहीं दिया जाता है, कॉन्सेप्ट पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें कई बार हमने ये डिस्कस किया कि जितने भी जीके को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। उनका पर्पस रहता है बस फैक्ट याद करवाना, जबकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। अधिकतर, सभी नहीं, लगभग अधिकतर। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम लोग फैक्ट ही केवल नहीं याद कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएं और आप समझ भी सकें कि क्या हम देखना चाह रहे हैं और क्या चीज़ें हमें उसमें याद रखनी चाहिए। तो इसमें इस क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी आपको याद हो जाएंगे, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बैठिए इस क्लास में। ठीक ना, ऐसा टेंशन आपको नहीं लेना है कि इसमें आपके फैक्ट छूटेंगे या फिर कॉन्सेप्ट छूटेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, आपका सारी चीज़ें इसमें जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको।
चलिए देखते हैं भैया, इसमें हम लोग आगे अपनी क्लास को। तो बागेलखंड और बुंदेलखंड, ये दो इसमें क्या आते हैं, पठार आते हैं। देखिएगा, बागेलखंड और बुंदेलखंड पठार ये आते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा भारत है, ठीक है। इसको हम लोग भारत का मैप आप सभी को आना चाहिए बनाने, ठीक है। यूपी का रफली मैप जैसे आप लोगों को हम बता रहे हैं, वैसे ही भारत का एक रफली मैप सभी को बनाने आना चाहिए। इट्स अ मस्ट बी रिक्वायर्ड थिंग्स, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि सभी को आना चाहिए। और रफली मैप एक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हमसे नहीं बन रहा है, वो अलग बात है कि क्योंकि यहाँ बनाना काफ़ी जो है मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम जैसा बना दिए हैं इसको, मतलब आप अन्यथा ना लें, ऐसा भी मैप लोग नहीं बनाते हैं बोर्ड वगैरह पे, ठीक ना। तो यहाँ हमको देखने को मिलता है बुंदेलखंड और बागेलखंड, तो इधर हो जाएगा बुंदेलखंड, यहाँ बागेलखंड। इस तरीके से दो पठार यहाँ मिलते हैं, ठीक है, बुंदेलखंड और बागेलखंड। ऐसे तो बहुत सारे पठार हैं हमारे भारत में, लेकिन अभी हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं, तो भाई सबका देखना थोड़ी ज़रूरी है। हमको केवल दो देखना है जो यूपी में मिलते हैं, बुंदेलखंड और बागेलखंड, ठीक है। तो प्लेटू आपको समझ में आया, और दो प्लेटू ऐसे हैं जो यूपी में मिलते हैं, ठीक ना, बुंदेलखंड और बागेलखंड। अब अगर हम बात करें तो ये जो बुंदेलखंड प्लेटू है, ये दो राज्यों में मिलता है, ठीक है। बुंदेलखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो बुंदेलखंड प्लेटू है, बुंदेलखंड पठार है, ये दो राज्यों में मिलता है। दो राज्यों में, कौन कौन से दो राज्य हैं, तो एक तो अपना यूपी है और एक हमारा पड़ोसी एमपी है, ठीक है। एक मिनट लगता है कि जुकाम का असर आ रहा है, अभी स्टार्टिंग फेस है, ठीक है। तो यूपी प्लस एमपी, ये दो स्टेट आते हैं, इसमें दो राज्यों में ये मिलता है, ठीक ना। दो राज्य हैं, एक यूपी और एक एमपी, तो ऐसे दो राज्यों में ये फैला हुआ है बुंदेलखंड पठार। साथ में ये यूपी के कुछ जिलों में फैला हुआ है। कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं। 7 जिले हैं जहां ये फैला हुआ है, ठीक है। 7 जिले में कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आता है ललितपुर, ठीक है। पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहले नंबर पे आता है ललितपुर, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है झांसी, ललितपुर दूसरे नंबर पे झांसी। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पे यहाँ आ जाएगा जालौन, तीसरे नंबर पे जालौन आता है। चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा महोबा, ठीक है। और हमीरपुर 5वें नंबर पे, हमीरपुर। और 6वें नंबर पे अगर यहाँ बात करें हम लोग तो बांदा, और 7वें नंबर पे आ जाएगा चित्रकूट, ठीक है। ये 7 जिले हैं जहां से बुंदेलखंड का पठार, मतलब जिस जिले में बुंदेलखंड का पठार फैला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं कि यूपी प्लस एमपी दोनों स्टेट में ये फैला हुआ है, ठीक है। यूपी के साथ साथ एमपी में भी फैला हुआ है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। साथ में एक चीज और याद रखना है कि इस यूपी के इस निचले क्षेत्र में, यहाँ इस निचले क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि एक पहाड़ी भी है, ठीक है। एक पहाड़ी भी है यहाँ पर जो फैली हुई है,
एक पहाड़ी इधर से ऐसे आती है और जिसका यहाँ पर हिस्सा जाके ऐसा फैला हुआ है, उसको हम नाम देते हैं, इस पहाड़ी को क्या नाम देंगे, इस पहाड़ी को हम लोग कहते हैं विंध्यन पहाड़ी। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है। एक मिनट रुकिएगा, ये ले लेते हैं, इस पे लिखने में थोड़ा सही रहेगा, बैठ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसको नाम क्या दिया जाता है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कहाँ सेटअप नहीं बैठ रहा है भाई। चलिए ठीक है, इसको कहते हैं विंध्यन। ये विंध्यन पहाड़ी है, पर्वत भी कह सकते हैं। तो इसके पूर्वी हिस्से को, यहाँ पे इसका एक पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, ये इसका क्या है, पूर्वी हिस्सा है। इसी पूर्वी हिस्से को नाम दिया जाता है कैमूर। ठीक है, तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से को नाम देते हैं हम लोग कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी इसको कहते हैं, और एक कैमूर की पहाड़ी यूपी में फैली हुई है। ठीक है, तो कैमूर की पहाड़ी को भी यहाँ पे याद रखना है कि यूपी में विंध्यन पहाड़ी का थोड़ा सा हिस्सा आता है, पूर्वी हिस्सा, और उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, उसी को नाम देते हैं कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी, और थोड़ा सा इससे सोनकर की पहाड़ी, बहुत छोटा नाम दिया जाता है, कैमूर ज़्यादा इसमें फेमस नाम है। ठीक है, तो कैमूर की पहाड़ी इसमें आ जाती है। और कौन कौन से ज़िले कवर होते हैं, तो यहाँ नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ 2 ज़िले दिख रहे हैं। ठीक है, एक ज़िला यहाँ पे कौन सा आएगा, तो एक ज़िला यहाँ पे आ जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आएगा, और दूसरा ज़िला जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो दूसरा सोनभद्र। सोनभद्र, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये 2 ज़िले हैं जहाँ से विंध्यन पहाड़ी का पूर्वी हिस्सा कैमूर जहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद हो गई होगी, सारी चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें आज हम लोग यही दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है कवर कर रहे हैं। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में हमको ये देखने को मिला कि यहाँ पे क्या है, तो 2 पठार हैं, एक बुंदेलखंड एक बागेलखंड। बुंदेलखंड जो है इसका निर्माण, ये अगर बात की जाए तो इन जितने भी पठार हैं इनका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, तो इनका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट तथा निस से। ठीक है, पठार किसे कहते हैं, तो एक ऊंचा उठा हुआ भाग है, जैसे आप जमीन पे एक टेबल रख देते हैं तो उस टेबल को हम पठार कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं कि पठार है। पठार 2 यहाँ पे हैं, एक बुंदेलखंड एक बागेलखंड। बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो इस बुंदेलखंड में हमको याद रखना है कि 2 राज्यों में फैला है, एक एमपी एक यूपी। और जो अगर इसमें देखा जाए तो 8 कौन से जिले आते हैं, 7 जिले। 7 जिले इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ललितपुर आएगा, झांसी आएगा, ठीक है, और साथ में जालौन आएगा, हमीरपुर आएगा, मिर्ज़ापुर आएगा, और फिर इसी के साथ इसमें बांदा और चित्रकूट आएगा। ठीक है, ये ज़िले इसमें कवर हो जाएंगे। आप बुंदेलखंड को बता दिए, हम बागेलखंड के बारे में आप उसमें खोज के लाएंगे। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि किस किस स्टेट में फैला हुआ है, इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लास लेके आएंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला है यूपी के मेले और उत्सव के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग यूपी के मेले के बारे में। ठीक है, तो यूपी में कौन कौन से मेले लगते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जितने भी यूपी में अगर मेले की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि यूपी में टोटल
2250 मेले लगते हैं। 2250 मेले, ठीक है, कोई एक दो मेले की बात नहीं है। 2250 मेले के आसपास यहाँ पे मेले लगते हैं, और जिसमें अगर हम लोग देखें तो ये बात हो रही है प्रतिवर्ष की, लगभग जो है हर साल होने वाले जो मेले हैं उनकी बात है कि वो लगभग 2250 मेले लगते हैं। और इसमें भी अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है, ठीक है, 2250 मेले टोटल हैं, 2250। और इस 2250 में अगर हम लोग देखें कि सर्वाधिक कहाँ लगता है, सबसे अधिक कहाँ लगता है, ठीक है, सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो अगर सर्वाधिक मेलों की बात की जाएगी तो वो किस जिले में लगते हैं, तो मथुरा में, क्योंकि कृष्ण जी का वहाँ पे काफ़ी सारा योगदान था, तो वहाँ उनके वजह से जो है ढेर सारे मेले लगते हैं। लगभग 85-86 मेले जो है वहाँ पे लगते हैं मथुरा में। और इसके बाद अगर बात की जाए तो मथुरा के साथ साथ कानपुर में भी लगभग 80+ मेले लगते हैं। और अगर बात की जाए न्यूनतम सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, ठीक है, न्यूनतम मेले कहाँ लगते हैं, सबसे कम मेले कहाँ लगेंगे, तो पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं, ठीक है, पीलीभीत में सबसे कम। लेकिन भैया कितने, तो 54, यानी कि सबसे कम भी कितना है, 54 मेले तो लगते हैं प्रतिवर्ष पीलीभीत में। तो ये सबसे कम सबसे ज़्यादा था। अब हम एक एक मेले के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसमें सबसे पहला है जो उसके बारे में बात करते हैं, कुंभ मेला। सबसे पहला कौन सा रहेगा, तो कुंभ मेला, और हमको देखना है कुंभ मेला के बारे में। चलिए देखिए, ये रहा कुंभ मेला, ये 2025 का, यही जो अभी जस्ट बीता है, 25 तो नहीं बीता है, मेला बीता है, ठीक है। तो इस कुंभ मेले की हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी जनसंख्या वगैरह सारे यहाँ पे जो जुटे हुए हैं, ये सब जो है कुंभ मेला का एक दृश्य है। इसी के बारे में आज हम लोगों को देखना है, कुछ चीज़ें इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये कुंभ मेला का ये भी जो है दृश्य है, ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। गए हम भी अभी जस्ट, मेले में तो नहीं गए, बाद में गए थे एग्ज़ाम के रिस्पेक्टिव से, कभी हम एग्ज़ाम पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम हमारा था यूपीएससी का, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी जस्ट कभी किसी दिन बातचीत की जाएगी। तो उस समय देखे कि वहाँ जो है मेले का जो क्षेत्र था उस स्थान पे गए, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिली, बट ऐसा कुछ इस समय रह नहीं गया है, बस केवल वही दृश्य बचा है कि सब बिल्कुल पानी वानी तो वहाँ रहा नहीं, इस समय सब जो है ख़त्म हो चुका था। अब इस समय तो नहीं पता, बट वही 25 मई का समय उस दिन गए थे, बाकी तो उसके बाद फिर कभी जाने का मौका अभी नहीं मिला है, और फिर देखा जाएगा कि कब वहाँ जाया जाता है। तो ये चीज़ वहाँ पे हम लोग देखें, और आगे अब देखें अगर, तो कुंभ मेले के बारे में हम लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ कवर करना है। देखिए, सबसे पहली बात कुंभ मेला में क्या याद रखना है, कुंभ मेला लाइट फिर चली गई है, और ऐसे ही आती जाती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लाइट आ गई है, और मतलब चली गई है। अब इसमें देखते हैं कुंभ मेला जो है ये लगता कितने दिनों में है, तो 12 साल में एक बार, ठीक है, ये 12 वर्षों में लगने वाला एक मेला है, 12 साल में एक बार लगेगा। और ये 12 वर्ष में जो लगता है इसको नाम दिया जाता है कुंभ मेला, या फिर इसी को महाकुंभ भी कहते हैं। और कुछ लोगों के इसमें अपने अलग अलग मत, अलग अलग विचार वो लगाते रहते हैं कि 144 साल बाद आया था इस बार का, वो उनका अलग पर्सपेक्टिव है, वो अपने हिसाब से जो है सब लोग अपनी बातें रखते हैं, वो एक अलग जो है मुद्दा है बहस का, ठीक है, उस पर चलने दीजिए उनको, हमको ज़रूरत की चीज़ें हम देखते हैं।
साथ में यहाँ पे 6 वर्ष में जो अगर लगेगा मेला, तो 6 वर्ष का जो लगने वाला मेला है उसको नाम दिया जाता है अर्ध कुंभ। ठीक है, उसको अर्ध कुंभ के नाम से जानते हैं। और जो 12 वर्ष में लगेगा उसको महाकुंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 4 जगह लगता है, 4 स्थानों पे लगता है एक कुंभ का मेला। ठीक है, 4 स्थान कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। 4 स्थानों पे लगने वाला ये मेला है। ठीक है, 4 स्थानों पे लगता है। कौन कौन से स्थान है तो सबसे पहला यहाँ देखना है आपको, जो सबसे पहले नंबर पे लगता है वो वही यूपी वाला ही याद रखना है। यूपी में प्रयागराज। ठीक है, यूपी के प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में लगता है। और ये जो है गंगा यमुना के संगम पर, तो गंगा और यमुना के संगम पर लगता है। जहां गंगा यमुना नदियां मिलती हैं उस स्थान पर ये मेला लगता है, गंगा यमुना के संगम पर। उसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ये तो पहला। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ लगता है, ये लगता है उत्तराखंड में। ठीक है, यूके में लगता है। और यूके में हरिद्वार, यूके के हरिद्वार में लगता है। और ये भी जो है गंगा नदी के किनारे, यहाँ पर भी गंगा नदी है और गंगा नदी के तट पर ही लगता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो एमपी में लगता है। और एमपी में जो लगता है उसको नाम, वो स्थान का नाम है उज्जैन। एमपी के उज्जैन में लगता है। ठीक है, एमपी के उज्जैन में। और ये जो है कौन सी नदी है तो एक शिप्रा नदी कहा जाता है और चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो उसको जो है शिप्रा नदी हम लोग कहते हैं और ये चंबल नदी की सहायक है। चंबल नदी की सहायक नदी है एमपी में। और चौथा कहाँ लगता है तो चौथा लगता है महाराष्ट्र में, नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। और यहाँ पर किस नदी पर तो गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि ये 4 स्थानों पे कुंभ का मेला लगता है। 4 स्थान इसमें हैं जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। एक तो यूके सबसे ऊपर वाला हिस्सा, एक जो है यूपी, यूके के साथ में यूपी का प्रयागराज वाला हिस्सा, और एक अगर हम लोग बात करें तो यहाँ उज्जैन का हिस्सा जो मध्य प्रदेश में, और फिर नासिक वाला हिस्सा अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में। तो 4 स्थानों पे ये मेला लगता है जिसको हम लोग नाम देते हैं महाकुंभ का मेला। ठीक है, 4 अलग अलग स्थानों पे ये मेला लगता है। एक चीज़ और याद रखना है कि इसे 2017 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। 2017 में इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर दिया गया। जो महाकुंभ का मेला लगता है इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर, इसको सांस्कृतिक धरोहर माना गया है। ठीक है, और उस लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया, धरोहर। ठीक है, तो ये चीज़, इतनी बातें कुंभ के लिए याद रखना है। बाकी सबके बारे में इतना ज़्यादा थोड़ी याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा जरूरी जो था वो कुंभ था, कुंभ मेले के बारे में याद रखना था। बाकी अभी ढेर सारे मेले हैं, जैसे अलग अलग मेले जितने हैं उनके बारे में भी हम आप लोगों को कुछ बता देते हैं। जैसे अगला दूसरे नंबर पे आता है
इसको नाम दिया जाता है माघ मेला। ठीक है, एक आता है माघ मेला। ये माघ मेला जो है माघ के महीने में लगेगा। ये माघ के महीने में लगता है, लेकिन ये भी प्रतिवर्ष लगने वाला है। ये 12 वर्ष के जैसा नहीं है, प्रतिवर्ष लगता है। और ये भी प्रयागराज में ही लगता है। लगता ये भी प्रयागराज में है और ये प्रतिवर्ष लगने वाला मेला है। माघ मेला के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बाद एक आता है बटेश्वर मेला। ठीक है, जो माघ मेला के बाद बटेश्वर मेला आता है, वहाँ भी उसको हम दिखा देते हैं आपको। ये रहा बटेश्वर मेला। ये बटेश्वर मेला है। ठीक है, बटेश्वर मेले में क्या चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस बटेश्वर मेले में ये लगता तो आगरा में है। ठीक है, यूपी के आगरा जिले में लगता है और इसमें इसको पशु मेला कहा जाता है। पशु मेला इसलिए क्योंकि आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं कि केवल क्या किया जाता है, यहाँ पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे तो शायद सब एक ही जानवर केवल दिख गए हैं इस फोटो में, बट इसमें अलग अलग जानवरों को खरीद बिक्री करने का कार्य किया जाता है, तो इसलिए इसको पशु मेला के नाम से जानते हैं। जो बटेश्वर मेला है, ठीक है, इसको पशु मेला के नाम से जानते हैं और ये आगरा में लगता है। यमुना नदी के किनारे लगता है। ठीक है, यमुना नदी के तट पर ये मेला लगता है। आगे हम कुछ मेले की थोड़ी सी लिस्ट आपको दिखा देते हैं। जितने मेले यहाँ पे हैं, सबको नहीं बट कुछ लिस्ट हैं, उनको हम आपको दिखा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये रहा पहला कुंभ मेला। पहला कुंभ मेला रहा जो प्रयागराज में है। और साथ में इसमें अगर बात की जाए तो ये हरिद्वार उत्तराखंड का, नासिक, उज्जैन, इन सभी जगहों पे आयोजित किया जाता है। 4 स्थान यहाँ पे हैं। तो यहाँ जो है ये मेला, कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, ये 4 स्थान। और दूसरे नंबर पे जो बटेश्वर मेला, एक तो आपको हमने माघ मेला भी बताया। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे बटेश्वर मेला ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है आगरा में। आगरा में लगता है यह मेला। और फिर एक है गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये कहाँ लगता है, तो हापुड़ में लगता है। एक नौचंदी मेला है, ये मेरठ में लगता है। कैलाश मेला ये आगरा में लगता है। और देव मेला जो कि बाराबंकी में लगता है। ठीक है, तो ये कुछ मेलों की लिस्ट है। ऐसा कभी कभार होता है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से बने, बट ठीक है, एक बार देख लिया जाए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक बटेश्वर और एक कुंभ मेला, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिनको भी याद रखना ही है। ठीक है, इनको मतलब भूलना नहीं, ये तो याद रहने ही चाहिए। जैसे इसमें से एक आपको हम दिखा देते हैं, ये नौचंदी का मेला था। ठीक है, ये नौचंदी वाला मेला ही था। ठीक है, तो इस तरीके से फिर एक देवा शरीफ मेला है। देवा शरीफ मेला भी इसमें लगता है। इसको देवा शरीफ मेला के नाम से जानते हैं। दरगाह की वजह से जो है यहाँ पे ये मेला लगता है। ठीक है, एक दरगाह है और दरगाह की वजह से यहाँ पे मेला लगता है। देवा शरीफ मेला के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, फिर बाकी तो ये आपने देख ही लिया कि जो यहाँ पे बटेश्वर मेला लगता है। ठीक है, और साथ में और भी कुछ मेलों की लिस्ट यहाँ पे है, उनको भी हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से मेले हैं। जैसे अब यहाँ पे एक है रामलीला मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अयोध्या में लगता है। ठीक है, अयोध्या में लगता है। फिर एक सरधना ईसाई मेला भी है, ये कहाँ लगता है, तो ये मेरठ में लगता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में लगता है। जन्माष्टमी मेला ये भी मथुरा में लगेगा। भाई जन्माष्टमी है, कृष्ण जी से जुड़ा हुआ, तो ये भी कहाँ लगेगा, मथुरा में। ठीक है, फिर लखनऊ महोत्सव, ये तो महोत्सव आ गया। ठीक है, इस मेले में इसको जोड़ना चाहिए, महोत्सव अलग रहेगा। एक श्रवण मेला, ठीक है, ये अयोध्या में लगता है। और कंस मेला जो कि मथुरा में। और एक झूला मेला है, ये भी वृंदावन में लगता है। ठीक है, तो अगला अगर हम लोग बात करें तो फिर एक लास्ट इस लिस्ट के रूप में है, इसमें वसंत मेला। और फिर इसमें कोई याद रखने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ मेलों की लिस्ट थी कि कौन कौन से मेले हैं
जो यहाँ पे लगते हैं और उनके बारे में हमको देखना था कि आखिर ये मेले कौन कौन से हैं। तो ये चर्चा हमने कर लिया है, ठीक है, कुछ मेलों के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हमको क्या देखना है वो चीज़ हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये मेले थे जिनको मतलब जानना ज़रूरी था, ठीक है, डिस्कस किया हमने। अब हमको देखना है यूपी की जलवायु के बारे में, ठीक है। यूपी की जलवायु के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। और यूपी की जलवायु का एक पूरा जो है लंबी क्लास मतलब हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि जलवायु अब यूपी की देखनी है तो इसमें भाई कई सारी चीज़ें हमको समझना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसमें कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता दी जा रही है, तो उसको जो है आपको देखना है, ठीक है। यूपी की जलवायु हम लोग देखेंगे। यूपी की जलवायु, यूपी की जलवायु देखिए, सबसे पहले हम दो बेसिक बातों को अभी आज चर्चा कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा, ठीक है, अगली क्लास में। बट अभी कुछ बेसिक बातें, जैसे देखिए दो चीज़ें, एक सबसे पहला मौसम और दूसरा जलवायु, ये दो शब्द हैं। एक है मौसम और दूसरा है जलवायु। मौसम और दूसरा है जलवायु, इन दोनों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मौसम, वेदर कहते हैं इसको, और जलवायु को क्लाइमेट कहते हैं। क्या होता है देखिए, आपको बताते हैं हम थोड़ा सा बहुत सिंपल शब्दों में। मौसम जो होता है ना, ये क्या होता है कि हर एक घंटे में बदल सकता है, ठीक है। ये चेंज होता है डे बाय डे कहा जाता है, बट हम तो कहेंगे कि भाई घंटे में चेंज हो जाता है, एक घंटे में चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे सुबह सुबह आपको विद्यालय जाना था, 6 से 6:30 बजे तक बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है। 6 से 6:30 बजे तक बारिश स्टार्ट हो गई। अब आपका मन किया कि भाई विद्यालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम लोग मस्त जो है खुश होके खेलने का प्लान बना रहे थे। और एकाएक क्या हुआ कि 1 से 1.5 घंटे बीतते बीतते, विद्यालय था 9 बजे का, 1 से 1.5 घंटे बीते और 7:30 से 8 बजे तक जाते जाते बारिश हो गई बंद। अब बारिश जैसे ही बंद हुई तो फिर से क्या सूचना मिलती है कि विद्यालय आपको जाना ही जाना है, और विद्यालय जाना है तो यहाँ पे कई बार जो है बिना नहाए भी जाना पड़ जाता है। तो इस तरीके से विद्यालय, ये मौसम है कि जो जिसका कुछ पता नहीं कब बदल जाए, ठीक है। 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2-4 घंटे में बदलता रहता है। तो मौसम की छोटी सी बात याद रखना है कि ही विल बी चेंज डे बाय डे, यानी कि यह हर दिन बदलता रहता है। दिन क्या, हर घंटे बदलता रहता है। तो ये मौसम है, ठीक है। लेकिन जलवायु क्या होती है, तो जलवायु भैया नहीं चेंज होती इतने जल्दी, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं, ठीक है, जिनका कुछ भी पता नहीं है, वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हर घंटे उनका बदलना स्वाभाविक रहता है। बट जलवायु में थोड़ा सा केस अलग रहता है। जलवायु क्या होती है, तो जलवायु कम से कम अगर बदलना भी चाहेगी तो जलवायु कम से कम 35 साल में बदलेगी, ठीक है। तो जलवायु का एक अलग अपना लॉजिक रहता है। वो चेंज तो होती है, चेंज वो भी होगी, ऐसा नहीं कि एक ही जगह, बट हाँ ठीक है, कम से कम भाई कोई बात ना, 35 वर्ष लगेगा, 35 वर्षों में वो चेंज होती है। जबकि मौसम तो चेंज हो जाएगा 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन। कभी किसी को कहते सुना है आपने कि जलवायु, हमने देखा आज की जलवायु सही नहीं है? कोई नहीं कहेगा, सब यही बोलते हैं आज का मौसम सही नहीं है। यानी जो है आज का मौसम सही नहीं है, इसका मतलब है कल कुछ और था, आज कुछ और है। तो इसीलिए कहा जा रहा है ना कि आज का मौसम सही नहीं है।
तो इसलिए मौसम जो है हमेशा डे बाय डे चेंज होता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। बट जलवायु जो है कम से कम अगर चेंज होती है तो 35 वर्षों में। तो इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। यूपी की जलवायु हम लोग देखेंगे। रीजन है कि विविधता बहुत ज़्यादा है पूरे भारत में, तो यूपी में भी कुछ विविधताएं दिखेंगी और ये जो है भारत की जलवायु से ही मेल खाएगा। जैसी जलवायु भारत की वैसी सेम इसकी भी रहेगी। बाकी ठीक है, अगली क्लास हम लोग देखेंगे। अभी लाइट थोड़ी सी कट चुकी है, ठीक है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। क्लास हम लोग आगे कल देखेंगे, ठीक ना। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से और पढ़ते रहिएगा। क्लास इसी तरीके से आराम से कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि आगे हम लोगों को ये विशेष सूचना है कि जैसे यूपी जीके की क्लास चल रही है, ठीक है, यूपी जीके की जिस तरीके की क्लास मतलब रेगुलर चल रही है, ऐसे ही क्लास हम लोग लेकर आने वाले हैं। यूपी जीके की तरह ही क्लास एक आएगी आप लोगों के लिए, लूसेंट जीके करके। लूसेंट जीके का क्या मतलब है? लूसेंट इसलिए नाम दे रहे हैं ना, उसको सब लोग मतलब फेमस थोड़ा सा मान चुके हैं, तो इसलिए लूसेंट जीके हम नाम दे रहे हैं उसका, ठीक है। लूसेंट जीके करके आपको याद रखना है। ये लूसेंट जीके क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लूसेंट को ही जीके की बुक सब लोग मानते हैं, तो ऐसा नाम उसका दे रहे हैं। इसमें क्या क्या कवर होगा? तो इसमें अब कवर हमको सारे सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। इसमें साइंस के तीनों सब्जेक्ट, सोशल साइंस के एक केवल लिखना चाहिए एससी, और यहाँ पे सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट, साथ में कुछ करंट बेस भी हम लोग जोड़ते चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें लूसेंट जीके कब होगा? तो जैसे ही यूपी जीके का क्लास ख़त्म होता है तो इसके बाद हम पैरेलल ही स्टार्ट कर देंगे। मतलब उसके साथ बीच में तो मुश्किल है थोड़ा सा कि एकदम साथ चलाना, पर जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।